नमस्कार साथियों, मैं सवाई सिंह एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, हमने भारतीय इतिहास की कड़ी के अंदर प्रीवियस वीडियो जो दिया था उसमें हमने डायनेस्टी से जो चैप्टर उठाया है उसका नाम गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य पार्ट 1 के अंदर हमने गुप्त साम्राज्य की ऐतिहासिक जो स्रोत हैं जिससे हम गुप्त वंश के जो इतिहास के बारे में जानकारी जो हमें मिलती है उसके बारे में पढ़ा था। साथ ही गुप्तकालीन साहित्य और अभिलेखों के बारे में सविस्तार जानकारी ली। आज हम पढ़ने वाले हैं गुप्त वंश के प्रमुख शासकों के बारे में। तो गुप्त वंश के प्रमुख शासकों में सर्वप्रथम किस शासक का डिटेल हमें पढ़ने को मिलता है, साम्राज्य विस्तार कहाँ से हुआ था, ये चीज़ हमें कहाँ से पढ़ने को मिलती है, संबंधित जो शासक है उससे संबंधित जो अभिलेख है, अभिलेख के अलावा शासक से संबंधित उसकी उपाधि हैं और इस वंश का जो वास्तविक संस्थापक और सबसे प्रसिद्ध जो संस्थापक हैं, ऐसे सवाल जो सामने निकलते हैं अपने, इनके बारे में सारगर्भित जो जानकारी हम लेने वाले हैं। तो शुरू करने जा रहे हैं गुप्त साम्राज्य के प्रमुख शासकों के बारे में। तो गुप्त साम्राज्य के प्रमुख जो शासक हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इनमें सबसे पहले जिस शासक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उसे श्रीगुप्त के नाम से जाना जाता है। श्रीगुप्त जो हैं यह गुप्त वंश का प्रथम शासक बताया जाता है। और अगर पूछ ले कि गुप्त वंश के प्रमुख शासक श्रीगुप्त का कार्यकाल कितना रहा, तो श्रीगुप्त ने 240 ईस्वी में इस वंश की नींव रखी जिसे गुप्त साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। तो 240 ईस्वी में इनका कार्यकाल शुरू हुआ और यह कार्यकाल चला है 280 ईस्वी तक। 240 से लगाकर 280 ईस्वी तक जिस शासक का कार्यकाल हमें देखने को मिलता है उसे श्रीगुप्त के नाम से जाना जाता है। अब श्रीगुप्त जो हैं, अगर बात करें इसकी उपाधि की, श्रीगुप्त की जो उपाधि हमें देखने को मिलती है, तो श्रीगुप्त ने राजा बनने के बाद में जो उपाधि अंगीकार की है इसे महाराज के नाम से जाना जाता है। महाराज इनकी उपाधि हमें देखने को मिलती है। और अगर बात करें कि श्रीगुप्त जो है राजा बनने से पहले यह क्या अमात्य था या फिर किसी भी वंश का सामंत हुआ करता था, तो श्रीगुप्त जो है यह कुषाण वंश का, किस वंश का? कुषाण वंश का सामंत था। कुषाण वंश का सामंत बताया जाता है श्रीगुप्त को। अब श्रीगुप्त जब राजा बना है तो राजा बनने के बाद में जब इन्होंने गुप्त वंश की नींव रखी है तो इनका जो समृद्ध क्षेत्र हमें जो देखने को मिलता है जहाँ से इन्होंने गुप्त वंश की नींव रखी है, उस क्षेत्र का नाम बताया जाता है कौशाम्बी। कौशाम्बी के नाम से इसे जाना जाता है। कौशाम्बी के श्रेष्ठ घोड़े, जो अच्छी नस्ल के घोड़े ज़्यादा व्यापारिक वस्तु के रूप में देखे जाते हैं। तो श्रीगुप्त जो हैं इनकी उपाधि समृद्ध क्षेत्र और यह राजा बनने से पहले क्या था इसकी डिटेल हमने प्राप्त की। अब हम बात करते हैं कि अगर श्रीगुप्त की ऐतिहासिक जानकारी श्रीगुप्त की ऐतिहासिक जानकारी हमें कहाँ किस अभिलेख में पढ़ने को मिलेगी, तो प्रभावती गुप्ता के ताम्र पत्र अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है। प्रभावती गुप्ता के ताम्र पत्र लेख से। और यह ताम्रपत्र लेख कहाँ से मिला है, तो पीछे आप लिख सकते हो पूना से पुरातत्वविदों को यह ताम्रपत्र मिला जिससे श्रीगुप्त की जो ऐतिहासिक जानकारी है हमें पढ़ने को मिलती है। और यह श्रीगुप्त जो है यह गुप्त वंश का प्रथम शासक बताया जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक के नाम से भी श्रीगुप्त जाना जाता है। तो श्रीगुप्त के बारे में ऐतिहासिक जानकारी ले ली। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रमुख शासक के बारे में। तो दूसरा जो प्रमुख शासक हमें देखने को मिलता है गुप्त साम्राज्य से, उसे घटोत्कच के नाम से जाना जाता है। घटोत्कच के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो घटोत्कच जो हैं इनका शासनकालीन समय अगर हमें देखने को मिले तो 280 ईस्वी से लगाकर
319 ईस्वी तक शासन किया है घटोत्कच ने। और अगर इनकी उपाधि की बात की जाए, उपाधि, तो उपाधि इन्होंने जो अंगीकार की है, उपाधि बताई जाती है इनकी महाराज। महाराज नाम करके इन्होंने अपनी उपाधि अंगीकार की। और अगर बात करें इनके साम्राज्य विस्तृत क्षेत्र की, साम्राज्य विस्तार की, तो इन्होंने कौशाम्बी से लगाकर अपना नवीन जो साम्राज्य विस्तार किया है वो किस क्षेत्र को बताया जाता है, तो क्षेत्र में बताया जाता है मगध के आसपास। मगध के आसपास का क्षेत्र इन्होंने जीता और अपने राज्य में मिला लिया। तो घटोत्कच के बारे में जानकारी ले ली। अगर पूछ ले कि घटोत्कच की जो ऐतिहासिक जानकारी है, घटोत्कच की ऐतिहासिक जानकारी हमें कहाँ से पढ़ने को मिलेगी, तो घटोत्कच के बारे में जो ऐतिहासिक जानकारी हमें पढ़ने को मिलती है यह रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेख से पढ़ने को मिलती है। रिद्धपुर ताम्रपत्र लेख, रिद्धपुर ताम्रपत्र लेख से हमें जानकारी पढ़ने को मिलती है घटोत्कच के बारे में। अब हम जानकारी ले लेते हैं गुप्त साम्राज्य के अगले शासक के बारे में, जिसका नाम बताया जाता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बताया जाता है और इनके नाम 2 से 3 प्रमुख उपलब्धियां देखने को मिलती हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो हैं, अगर इनका शासनकालीन समय की बात करें तो 319 ईस्वी से शुरू होकर 335 ईस्वी तक शासन करने वाला गुप्त वंश का जो प्रमुख शासक बताया जाता है उसे चंद्रगुप्त प्रथम के नाम से जाना जाता है। और चंद्रगुप्त प्रथम जो है यह गुप्त वंश का वास्तविक शासक, वास्तविक संस्थापक, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को। बात करें अगर चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण की, राज्यारोहण जो है चंद्रगुप्त प्रथम का कब बताया जाता है, तो राजगद्दी पर आसीन हुए 319 ईस्वी में। और राजगद्दी के ऊपर आसीन होते वक्त अर्थात राज्यारोहण के वक्त इन्होंने जो उपाधि अंगीकार की है चंद्रगुप्त प्रथम ने, उसे किस नाम से जाना जाता है और उसका अर्थ बताइए। ऐसा सवाल पूछ ले तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जो उपाधि धारण की है इसे महाराजा धीराज के नाम से जाना जाता है। महाराजा धीराज का अर्थ होता है राजाओं का राजा, राजाओं का राजा। महाराजा धीराज का अर्थ बताया जाता है राजाओं का राजा। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम जो हैं, इन्होंने अपने राज्यारोहण के अवसर पर उपाधि के अलावा और कौन सा नया कार्य शुरू किया, तो राज्यारोहण के अवसर पर, राज्यारोहण के अवसर पर इन्होंने एक संवत का प्रचलन शुरू किया। संवत का मतलब कैलेंडर, संवत का प्रचलन शुरू किया जिसे गुप्त या वल्लभी संवत के नाम से जाना जाता है, जिसे गुप्त या वल्लभी संवत के नाम से जाना जाता है। आधुनिक भारत में गुप्त या वल्लभी संवत का प्रचलन बिल्कुल समाप्त हो चुका है। अब आज तक जो गुप्त और वल्लभी संवत से संबंधित जो सवाल पूछा गया है वो क्या पूछा गया कि अगर अपने से पूछ ले कि गुप्त संवत और शक संवत में कितने वर्षों का अंतर बताया जाता है, अगर ऐसा सवाल पूछ ले तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। गुप्त संवत और शक संवत में अंतर अपने को अगर पूछ ले तो कितने वर्षों का अंतर हमें देखने को मिलता है, तो जिस वक्त इन संवतों का प्रचलन शुरू हुआ है वही इसका मानक समय बताया जाता है। तो गुप्त वंश का प्रचलन हुआ है शुरू 319 ईस्वी में, तो गुप्त वंश का प्रचलन का समय हम यहाँ इसका मान पुट कर लेंगे।
319 ईस्वी, और उसके बाद में शक संवत का प्रचलन शुरू बताया जाता है 78 ईस्वी। अगर इन दोनों को अगर माइनस निकालेंगे हम तो पीछे वर्ष बच जाते हैं 241 वर्ष। तो गुप्त संवत और शक संवत में 241 वर्षों का अंतर हमें देखने को मिलता है। ये सेकेंड ग्रेड परीक्षा के अंदर, भर्ती के अंदर ये सवाल पूछा गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं कि गुप्त ऑब्लिक वल्लभी संवत का प्रचलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। अब हम बात करते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम जो हैं, इनकी पत्नी का नाम क्या बताया जाता है? तो पत्नी का नाम बताया जाता है कुमार देवी। कुमार देवी इनकी पत्नी का नाम बताया जाता है, जो किस वंश को फॉलो करने वाली थी, किस वंश की राजकुमारी थी? तो यह लिच्छवी वंश की राजकुमारी बताई जाती है कुमार देवी। और लिच्छवी वंशीय सम्राट चेटक की बहन, लिच्छवी वंशीय सम्राट चेटक की बहन बताई जाती हैं आपके कुमार देवी। अब हम बात करें कि चंद्रगुप्त प्रथम जो हैं, इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान किस प्रकार के सिक्कों का प्रचलन शुरू करवाया था, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा प्रचलित सिक्कों के बारे में। तो सिक्के जो प्रचलित करवाए हैं चंद्रगुप्त प्रथम ने, वह सोने के हुआ करते थे। किसके? स्वर्ण मुद्राएं थी। और ये जो सिक्के हैं, इनकी खास विशेषता अगर देखने को मिले तो राजा रानी के चित्रों से चित्रित, राजा रानी के चित्रों से चित्रित सिक्कों का प्रचलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो राजा रानी के सिक्कों से प्रचलित जो चित्र हैं, यह सिक्कों के ऊपर एक अक्ष पर राजा, दूसरे अक्ष पर रानी, चित्रित सिक्कों का प्रचलन किसने शुरू किया? तो इसमें बताया जाता है आपके चंद्रगुप्त प्रथम। तो साथियों, हमने श्री गुप्त की ऐतिहासिक जानकारी, घटोत्कच की ऐतिहासिक जानकारी, साथ ही चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में सविस्तार जानकारी ले ली। अब हम बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में जो ऐतिहासिक शासक हमें पढ़ने को मिलता है, जिसके काल में गुप्त काल अपने स्वर्णिम युग के अंदर पहुंच गया था, जिसके कारण सबसे प्रसिद्ध जो साम्राज्य हमें देखने को मिलता है समुद्रगुप्त का गुप्त साम्राज्य। और समुद्रगुप्त के प्रयासों से ही यह चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में हो, इन्होंने प्रसिद्धि पाई थी। तो अब हम बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में जीवनी पढ़ लेते हैं हम समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त से संबंधित कई बार सवाल पूछे जाते हैं, चाहे उनकी उपाधियों से हो, उनकी साम्राज्य विस्तार नीति से हो, या फिर उनके द्वारा प्रचलित किए गए सिक्कों से संबंधित जानकारी हो। शुरू करने जा रहे हैं अगले शासक के बारे में, जिसका नाम है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की ऐतिहासिक जानकारी हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हमें जानने को मिलता है इनका शासनकालीन समय। तो समुद्रगुप्त ने अपना शासन शुरू किया था 335 ईस्वी में, और यह शासन चला है 380 ईस्वी तक। 380 ईस्वी तक इनका शासनकालीन समय हमें देखने को मिलता है। अगर बात करें समुद्रगुप्त जो हैं, इनकी माता का नाम क्या बताया जाता है? तो माता का नाम हमने अभी थोड़ी देर पहले ही जाना था। तो माता का नाम बताया जाता है कुमार देवी। यह सवाल पूछा गया था एक बार कि चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम बताइए, या फिर वह किस वंश से संबंध रखती थी? तो वंश का नाम बताया जाता है लिच्छवी वंश। बात करते हैं समुद्रगुप्त जो हैं, इनकी उपाधियों की। तो समुद्रगुप्त ने राजा बनने के बाद में कौन कौन सी उपाधियां अंगीकार की हैं, इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो समुद्रगुप्त ने राजा बनने के बाद में सर्वप्रथम जो उपाधि ग्रहण की है, उसका नाम है परानुकर्मांक।
क्रमांक समुद्रगुप्त की पहली उपाधि हमें देखने को मिलती है। समुद्रगुप्त द्वारा अंगीकार की गई दूसरी जो उपाधि है वह है आपके कविराज। कविराज इनकी दूसरी उपाधि देखने को मिलती। चूंकि समुद्रगुप्त जो हैं इनके समकालीन जो सिक्के प्रचलित हुए हैं इनमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया। वीणा बजाने में भी समुद्रगुप्त जो निपुण था, इसके कारण इसे वीणा वादन प्रवीणन के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3, तीसरी जो उपाधि देखने को मिलती है वो है आपके तंबुरु। तंबुरु जो उपाधि बताई जाती है, तंबुरु अर्थात समुद्रगुप्त की तुलना नारद से होने के कारण, नारद से करने के कारण इन्हें तंबुरु भी के नाम से भी जाना जाता है। अगली जो उपाधि इन्होंने अंगीकार की है वो है आपके परम भागवत। परम भागवत की उपाधि समुद्रगुप्त ने क्यों अंगीकार की है? तो समुद्रगुप्त जो है यह विष्णु पूजक था। किसका पूजक था? विष्णु पूजक बताया जाता है और इसके एवज में इन्होंने जो उपाधि अंगीकार की है यह परम भागवत के नाम से जाना जाता। अंतिम जो उपाधि देखने को मिलती है वो बताई जाती है देव आर्य। देव आर्य समुद्रगुप्त को किस प्रशस्ति में देव आर्य के रूप में प्रयुक्त किया गया है? तो प्रशस्ति का नाम हमें देखने को मिलता है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति में हमें समुद्रगुप्त की जो उपाधि देखने को मिलती है वह बताई जाती है देव आर्य। समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल के दौरान अनेक क्षेत्रों को जीता था। इसमें सबसे प्रमुख जो क्षेत्र देखने को मिलते हैं वो दक्षिण भारत के हमें क्षेत्र देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि समुद्रगुप्त जो है इन राजा बनने के लिए किससे संघर्ष करना पड़ा था, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त को राजा बनने के लिए अपने भाई कांच से संघर्ष, अपने भाई कांच से संघर्ष करना पड़ा था समुद्रगुप्त को। अब हम आगे बढ़ते हैं कि समुद्रगुप्त ने राजा बनने के बाद में कितने प्रकार के सिक्कों का प्रचलन करवाया था। तो समुद्रगुप्त के द्वारा जो प्रचलित सिक्के हैं उनके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो समुद्रगुप्त ने राजा बनने के बाद में 6 प्रकार के सिक्के प्रचलित किए। 6 प्रकार के सिक्के, 6 प्रकार के सिक्कों का प्रचलन शुरू किया है समुद्रगुप्त ने। अगर इन सिक्कों के बारे में जानकारी पूछ ले तो सर्वप्रथम जो सिक्के का प्रकार हमें देखने को मिलता है वह है आपके परशु प्रकार। परशु प्रकार समुद्रगुप्त द्वारा प्रचलित पहला सिक्का। दूसरा जो सिक्का है उसे गरुड़ प्रकार के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो प्रचलित सिक्का है समुद्रगुप्त के द्वारा जो प्रचलित करवाया गया था उसे वीणा वादन प्रवीणन के नाम से जाना जाता है। वीणा वादन प्रकार, वीणा वादन जो प्रकार है यह भी एक समुद्रगुप्त का प्रचलित सिक्का था। नंबर 4, चौथा जो प्रमुख रूप से सिक्का प्रचलित करवाया गया था समुद्रगुप्त के द्वारा उसका नाम है आपके व्याघ्रहनन प्रकार। व्याघ्रहनन प्रकार ये इनका चौथा प्रमुख सिक्का। 5वां जो प्रचलित सिक्का बताया जाता है समुद्रगुप्त के द्वारा उसे धनुर्धर प्रकार के नाम से जाना जाता है। धनुर्धर प्रकार। और अंतिम रूप से जो सिक्का प्रचलित करवाया था समुद्रगुप्त ने उसे और किसके नाम से जाना जाता है? अश्वमेघ प्रकार। अश्वमेघ प्रकार नाम करके अंतिम सिक्का प्रचलित करवाया था समुद्रगुप्त ने। वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं। सर्वप्रथम परशु प्रकार, गरुड़ प्रकार, वीणा वादन प्रकार, व्याघ्रहनन प्रकार, धनुर्धर प्रकार, अश्वमेघ प्रकार। अगर पूछ ले कि गुप्त साम्राज्य का जो शासकीय चिन्ह हमें कौन सा देखने को मिलता है तो चिन्ह बताया जाता है आपके गरुड़ जो बताया जाता है गुप्त वंश का प्रमुख शासकीय चिन्ह हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं समुद्रगुप्त जो सबसे प्रसिद्ध राजा रहा है गुप्त साम्राज्य का। इन्होंने अनेक क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपने साम्राज्य मिलाने के लिए कौन कौन सी नीतियों का अवलंबन किया है। तो बात कर लेते हैं समुद्रगुप्त की साम्राज्य विस्तार नीतियाँ।
साम्राज्य विस्तार नीतियां। समुद्रगुप्त के द्वारा जो साम्राज्य विस्तार नीतियां अपनाई गई थी उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो समुद्रगुप्त ने जो साम्राज्य विस्तार नीतियां जो अपनाई थी, इनमें सर्वप्रथम जो नीति अपनाई थी इसे ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति के नाम से जाना जाता है। ग्रहण मोक्षानुग्रह। नंबर 2, दूसरी जो नीति अपनाई है समुद्रगुप्त ने उसे राजप्रशभोधरण नीति के नाम से जाना जाता है। राजप्रशभोधरण नीति। तीसरी जो नीति अपनाई है समुद्रगुप्त ने उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो तीसरी जो समुद्रगुप्त ने नीति अपनाई थी उसे सर्वदाना ज्ञाकरण नीति के नाम से जाना जाता है। सर्वदाना ज्ञाकरण नीति, सर्वदाना ज्ञाकरण नीति के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो पहली नीति की सविस्तार जानकारी ले लेते हैं, ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति। गुप्त वंश का प्रथम शासक जिसने उत्तर भारत को अपने साम्राज्य क्षेत्र में मिलाते हुए दक्षिण भारत को भी जीतने वाला पहला और एकमात्र शासक हुआ था समुद्रगुप्त। और अगर पूछ ले मुगल काल का वह कौन सा शासक था जिसने दक्षिण तक अपने साम्राज्य को विस्तार किया, तो उसका नाम बताया जाता है औरंगजेब। बात करते हैं इनकी नीतियों के बारे में। तो ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति के द्वारा समुद्रगुप्त ने कितने राज्यों को अपने क्षेत्र में मिलाया है? तो 12 राज्यों को विजित किया। राज्यों को विजित किया समुद्रगुप्त के द्वारा। ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति के द्वारा 12 राज्यों को जीता गया था। अब हम बात करते हैं ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति क्या होती है कि कोई भी राजा जहां कहीं भी अटैक करता है, सामने वाले राजा को संपूर्ण उसकी प्रॉपर्टी, धन दौलत, सिक्के जो भी हैं पूरा का पूरा लूट कर उसे कंगाली की हालत में जीवन दान दे देना, उसे ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, राजप्रशभोधरण नीति। राजप्रशभोधरण जो नीति है एग्जैक्ट यह लौह व रक्त की नीति के बराबर ही देखने को मिलती है। राजप्रशभोधरण नीति का अर्थ होता है कि जहां कहीं भी राजा अटैक करता है, सामने वाला राजा जो है उसके संपूर्ण परिवार सहित सगे संबंधियों को भी जीवित नहीं छोड़ना राजप्रशभोधरण नीति के नाम से जाना जाता है। तो राजप्रशभोधरण नीति के तहत समुद्रगुप्त ने कितने राज्यों को जीता था? तो राज्य बताए जाते हैं 12 राज्यों को जीता। 12 राज्यों को जीता था समुद्रगुप्त ने। अंतिम नीति हम पढ़ने जा रहे हैं समुद्रगुप्त की, इसे सर्वदाना ज्ञाकरण नीति के नाम से जाना जाता है। अब समुद्रगुप्त का जो आक्रामक जो रूप है वो इतना खतरनाक हो चुका था कि कई राजा लड़ाई लड़ने से पहले ही अपनी संपूर्ण प्रॉपर्टी जो है, धन दौलत वैभव या फिर अपना क्षेत्र अधिकार या फिर अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो सारी सर्वस्व स्वयं आकर समुद्रगुप्त के चरणों में भेंट कर देते थे और उनकी आज्ञा की अनुपालना करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते थे। उस नीति को सर्वदाना ज्ञाकरण नीति के नाम से जाना जाता है। तो सर्वदाना ज्ञाकरण नीति के तहत समुद्रगुप्त ने कितने राज्यों को जीता था? अगर ऐसा पूछ ले तो 5 राज्यों को जीता। समुद्रगुप्त ने 5 राज्यों को सर्वदाना ज्ञाकरण नीति के तहत अपने साम्राज्य के क्षेत्र में मिलाया। अब हम बात करते हैं कि समुद्रगुप्त जो है इनका साम्राज्य विस्तार क्षेत्र कहां से कहां तक बताया जाता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब समुद्रगुप्त जो है इन्होंने अपनी साम्राज्य विस्तार नीतियां जो हैं इनके उपलक्ष्य में किन किन क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। साम्राज्य विस्तार जो क्षेत्र हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो समुद्रगुप्त ने राजा बनने के बाद में विभिन्न प्रकार की नीतियों का अवलंबन करते हुए साम्राज्य जो बढ़ाया है, साम्राज्यिक क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम उत्तर भारत की बात कर लेते हैं। समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य विस्तार नीतियों के तहत उत्तर भारत के किन किन राज्यों को अपने क्षेत्र में मिलाया, साम्राज्य में मिलाया? तो इनमें सर्वप्रथम नाम आता है ड्वाक। दूसरा जो
क्षेत्र का नाम आता है, राज्य का नाम आता है, इसे कामरूप के नाम से जाना जाता है। हालांकि कामरूप असम को कहा जाता है, पूर्व क्षेत्र में पड़ता है। तीसरा जो क्षेत्र बताया जाता है इसे नेपाल के नाम से जाना जाता है, जिसे ललित पाटन के नाम से भी जाना जाता है। चौथा जो प्रमुख रूप से क्षेत्र बताया जाता है इसे कर्तपुर के नाम से जाना जाता है। ये हो गए उत्तर भारत के प्रमुख क्षेत्र। अब हम बात करते हैं पश्चिमी भारत की। पश्चिमी भारत, अब पश्चिमी भारत के अंदर समुद्रगुप्त के द्वारा जो क्षेत्र जीते गए हैं उनमें 9 गणराज्य बताए जाते हैं। कितने गणराज्य बताए जाते हैं? 9 गणराज्यों को जीता, 9 गणराज्यों को जीता था। इन 9 गणराज्यों में सर्वप्रथम जो राज्य का नाम हमें देखने को मिलता है साम्राज्य विस्तार के अंदर, उसका नाम बताया जाता है आभीर। क्या नाम बताया जाता है? आभीर। पहला आभीर हो गया। दूसरा जो क्षेत्र बताया जाता है इसे अर्जुनायन के नाम से जाना जाता है। दूसरा अर्जुनायन हो गया। तीसरा जो क्षेत्र बताया जाता है इसे मालव गणराज्य के नाम से जाना जाता है। मालव प्रदेश उर्फ मालवा के नाम से जिसे जाना जाता है, जहाँ का प्रसिद्ध राजा हुआ था विक्रमसेन, जिसने जो संवत प्रचलित करवाया था उसका नाम विक्रमी संवत के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अगला जो क्षेत्र गणराज्य है उसे योद्धेय के नाम से जाना जाता है। आधुनिक हनुमानगढ़ और गंगानगर का जो क्षेत्र है इसे योद्धेय के नाम से जाना जाता है। योद्धेय के बाद में अगला जो क्षेत्र है इसे मद्रक के नाम से जाना जाता है। मद्रक उर्फ पंजाब, पंजाब का प्राचीन नाम मद्रक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अगला जो गणराज्य है इसे सनकानिक के नाम से जाना जाता है। सनकानिक के बाद में अगला जो गणराज्य जिसे समुद्रगुप्त ने जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया उसका नाम खरपरिक। खरपरिक अगला राज्य। और खरपरिक के अलावा जो एक और राज्य हमें देखने को मिलता है उसे काक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। काक उर्फ जैसलमेर। जैसलमेर के प्राचीन नामों की बात करें तो इसे मांड भी कहते हैं, इसे वल्ल देश के नाम से भी जाना जाता है, जिनकी समय समय पर राजधानियां बदलती गई हैं। सर्वप्रथम जो राजधानी हमें देखने को मिलती है लोधरवा बताई जाती है और उसके बाद में राजधानी तनोट बताई जाती है। अगर पूछ ले काक प्रदेश, काकणी, काक जो प्रदेश है प्राचीन जैसलमेर का नाम हमें देखने को मिलता है, जो एक नदी से संबंध रखता है। और जैसलमेर की क्षेत्र की जो प्राचीन जो नदी बहती थी उसे काक नदी के नाम से जाना जाता है। और काक नदी के समीप कौन सी जो प्रेम कहानी पनपी है तो उसे महेंद्र और मुमल की कहानी के नाम से जाना जाता है। तो साम्राज्य विस्तार क्षेत्रों के अंदर समुद्रगुप्त के द्वारा जो साम्राज्य विस्तार किया गया उनके बारे में हमने जानकारी ले ली। अब हम बात कर लेते हैं कि समुद्रगुप्त जो इतना महान शासक हुआ था गुप्त वंश का, इसे यूरोपियन इतिहासकारों ने कैसा नाम दिया है? तो एक नाम हमें देखने को मिलता है विंसेंट। विंसेंट नाम करके, जिसका विंसेंट स्मिथ, विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त जो है इसे भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन व्यक्त किया है विंसेंट स्मिथ के द्वारा। किसे? समुद्रगुप्त को। और अगर अंतिम जानकारी ले समुद्रगुप्त के अन्य जानकारियों में तो प्रयाग प्रशस्ति जो है ये संपूर्ण समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के रूप में ही जानी जाती हैं। चाहे उनकी उपाधियां हो, साम्राज्य विस्तार नीतियां हो, संबंधित जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिलती हैं। तो समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति में और इम्पोर्टेंट जानकारी क्या देखने को मिलती है? तो समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति में 100 युद्धों का विजेता बताया जाता है। 100 युद्धों का विजेता, समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता बताया जाता है। तो साथियों, हमने गुप्त साम्राज्य पार्ट 2 के अंदर गुप्त वंश के प्रमुख शासक जिसमें श्रीगुप्त है, घटोत्कच है,
चंद्रगुप्त प्रथम है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में समुद्रगुप्त की ऐतिहासिक जानकारी लिए हैं। आगे आने वाला जो वीडियो है इसमें हम चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, महेंद्रादित्य, स्कंदगुप्त और गुप्त वंश के अंतिम शासकों के बारे में जानकारी लेंगे। धन्यवाद।